दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा सेठ जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवर कांसराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मेरे साथी, मेरे भाई दिलीप पांडे जी, सारे आयोजक साथी, माताओं बहनों साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आप अपना 10 से 15 मिनट मुझे दीजिए। कुछ ऐसी बातें जो आपसे चर्चा करनी है। आज देश का संचालन विश्व विभूति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चल रहा है, लेकिन इस संविधान से पहले देश को चलाने का संविधान कौन सा था? जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जरूर कुछ कानून देश को चलाने के लिए बनाए। अंग्रेजों के आने से पहले देश मनुस्मृति से चलता था और मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सबके काम उस मनुस्मृति रूपी संविधान में तय थे। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा और राजकाज के साथ साथ यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। वैश्य का काम व्यापार करना, खेती करना, यज्ञ करवाना, दान देना। और शूद्र का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। जो शूद्र और अछूत थे उनमें एक बारीक सा अंतर था। जो अछूत थे उनको अनटचेबल कहा जाता था, यानी उनको छूने मात्र से, उन्होंने ऐसी मान्यता बना रखी थी कि छूने मात्र से अपवित्र हो जाएंगे। और जो शूद्र थे उनको छूना अलाउ था। लेकिन शूद्र और अछूत दोनों को मिलाकर इनकी जनसंख्या देश में लगभग 88% थी। केवल 12% के करीब लोग ऐसे थे जिनको इंसानियत का दर्जा प्राप्त था, जिनको धर्मशास्त्रों में पढ़ने लिखने का अधिकार था, जिनको व्यापार करने का अधिकार था, जिनको संपत्ति का अधिकार था। बाकी के 88% लोग ऐसे थे जिन्हें लगभग 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर, जिन्हें पढ़ने लिखने से, ज्ञान से पूरी तरह से दूर रखा, संपत्ति से पूरी तरह दूर रखा, व्यापार से पूरी तरह दूर रखा। तो ये सारी व्यवस्था मनुस्मृति के अंदर तय की हुई थी। यहाँ तक कि 4 वर्णों में सजा का जो प्रोविजन था वो भी एक वर्ण के हिसाब से सजा तय थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जुर्म किसी ब्राह्मण ने किया तो उसको कोई सजा नहीं, लेकिन वही सेम जुर्म अगर किसी क्षत्रिय ने किया तो उसको 4 कोड़े, किसी वैश्य ने किया उसको 8 कोड़े, किसी शूद्र ने किया तो उसको 12 कोड़े, और किसी अछूत ने अगर कर दिया उसका उसमें लिखा ही नहीं था, इसलिए उसको अनलिमिटेड कोड़े। आज भी आप देश में देखते होंगे जहां हमारे लोगों को ये कह के कि ये चोरी कर रहा था और उसको इतना मारा कि वो मर गया। ये आज भी होता है। लेकिन मैं पिछले इतिहास पे नहीं जाऊंगा क्या क्या जुर्म हुए, जो हुए वो समय बीत गया। अब जो चल रहा है
हमें उस पर बात करनी है। आपको सबको पता होगा 1955 से पहले तक जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर आए, 1951 से पहले जो स्थिति थी, अगर कोई महिला जवानी में विधवा हो जाए तो उसको पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर सफेद वस्त्रों में अंधेरे कपड़े में पूरा जीवन गुजारना होता था। उसको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों ना हो, उसके बावजूद उसको तलाक का हक नहीं था। पति अगर पत्नी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, तो उसे पत्नी को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पत्नी को पिता और पति की संपत्ति में हक नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो संविधान के बाद जब वो एक कानून मंत्री थे पहले देश के, तो 1951 में वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल में उन्होंने ये व्यवस्था की कि अगर पत्नी जवानी में विधवा हो जाए या कभी भी विधवा हो जाए और वो दूसरा शादी करना चाहे तो वो कर सकेगी। पति अगर जालिम और क्रूर है, प्रताड़ित करता है, तो पत्नी को ऐसे जालिम पति से तलाक लेने का हक होगा। पति अगर पत्नी और बच्चों को छोड़ दे तो उसको पति से गुजारा भत्ता लेने का हक होगा। पत्नी को अगर बच्चे नहीं होते उसे बच्चे गोद लेने का हक होगा और पति और पिता की संपत्ति में हक होगा। आपको लेकिन जान के ताजुब होगा, जब ये बिल संसद में चर्चा के लिए आया, पूरी की पूरी संसद, सारे सांसद इस बिल के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। हिंदू धर्म महिलाओं को ये सारे अधिकार नहीं देता, इसलिए पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा कि अगर मैं अपने देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिला सकता तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, और उन्होंने रिजाइन दे दिया। 1952 में फिर चुनाव हुआ और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोबारा से सरकार बनी। सरकार बनते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकदम से जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए कि तब तो तुमने साथ नहीं दिया, चूंकि तुम्हें चुनाव का डर था, अब तुम दोबारा जीत गए हो, अब तुम्हें ये महिलाओं का हक देना ही होगा। और उसके बाद यही हिंदू कोड बिल 4 भागों में बंटकर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और 1956 में ही गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। इस तरह महिलाओं के अधिकार देश में सुनिश्चित हुए। एक और वाक़या आपको बताता हूँ। 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने देखा कि महिलाओं को जब प्रसव होता है, बच्चे को जन्म देना होता है, तो उसको जो छुट्टी करती थी उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी और कई बार तो उनकी नौकरी चली जाती थी। तो वो महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट लेकर आए। दूसरा, मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, 15-15 घंटे काम करना होता था। उन्होंने मजदूरों के काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए। कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं होती थी, उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का निर्धारित किया और ज़्यादा काम कराने पर ओवर टाइम की व्यवस्था की। समय पर सैलरी मिले उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया। इस तरीके से साथ में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो, तो जो दामोदर वैली और बहुत सारे बांध उनकी योजनाओं पर बने। उन्होंने एक रिसर्च किया था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। उस रिसर्च के बेस पर 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट बनकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति विशेष का नेता, मसीहा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष के नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के महानतम लोगों में से एक थे। उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, उन्होंने दलितों के लिए भी काम किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए भी काम किया, उन्होंने मजदूरों के लिए भी काम किया, उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया। और एक और मैं खूबसूरत बात बताता हूँ,
जो शायद आपको पता भी ना हो। जब भारत का संविधान लिखा गया और उसमें इस बात पे चर्चा हुई कि अब हमारे देश में डेमोक्रेसी आएगी, जनता सरकार को खुद चुनेगी, तो जनता में सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। और जब इसके ऊपर संविधान सभा में चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे कि जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे कि बड़े पूंजीपतियों और ग्रेजुएट के साथ साथ जो बड़े जमींदार हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब सोच के देखो, जो भारत के संविधान बनने से पहले जो संविधान मनुस्मृति भारत में लागू थी, उस मनुस्मृति के वजह से हमारे लोगों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो फिर ग्रेजुएट कहाँ से आते? संपत्ति का अधिकार नहीं था तो जमींदार कैसे बनते? और व्यापारी कैसे बनते? व्यापार का भी अधिकार नहीं था। इसका मतलब देश के अंदर 88% लोगों को, अगर वो बात मान ली जाती, 88% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। और अगर वोट का अधिकार नहीं मिलता तो आज आपके दिल्ली की सरकार जो आपने बनाई है, उसके मंत्री राजेंद्र गौतम और आपके क्षेत्र के विधायक जो चीफ व्हिप है, शायद वो आज आपके बीच यहां नहीं आते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने इस बात के लिए अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को ही नहीं, केवल ग्रेजुएट को ही नहीं, केवल जमींदारों को ही नहीं, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने सबको कन्विंस करके अपनी बात को मनवाया। 5 साल में एक बार ही सही, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, हम तो आते रहते हैं, वरना 5 साल में एक बार ही सही कम से कम नेता चुनाव के टाइम पे हमारी झुकी पर हाथ जोड़कर वोट मांगने तो आता है। तो अगर ये वोट का अधिकार ना मिला होता तो आपकी बस्तियों में विकास ही नहीं होता, आपके लिए अच्छे स्कूल ही नहीं बनते, आपके लिए सरकार को योजना ही नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि फिर आपको वोट का अधिकार नहीं होता, ना आपके वोट की जरूरत पड़ती। आज आपके वोट की जरूरत है तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो ये संविधान की खूबसूरती है। संविधान की वैल्यू को समझो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग संविधान की वैल्यू को समझते नहीं हैं, अपने वोट की वैल्यू को समझते नहीं हैं। आज शराब के लिए, शराब की बोतल पे अपनी वोट दे रहे हैं, 1500 रुपए अपनी वोट दे रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं जो व्यक्ति, जो सरकार, जो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट को खरीद लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों को हाथों वो पूरे देश को बेच देते हैं। तो अगर आपको देश को बिकने से बचाना है, अगर अपनी अस्मिता को बचाना है, अगर देश के संविधान को बचाना है, अगर अपने इस वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है, और अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो, तो अपनी वोट को समझो, अपनी वोट की कीमत को समझो। शराब की बोतल और पैसे में अपने वोट को बेचना बंद करो। आप 500 रुपये, 1000 रुपये बोतल लेके देते हैं अपनी वोट, और 5 साल फिर वो आपके खून को चूसते हैं। दिल्ली की सरकार आप सभी ने बनाई है। आपने सबने देखा होगा, हम लोग बहुत कम पैसे में चुनाव जीत गए। हमने कभी एक बूंद शराब की नहीं बांटी, जबकि हम सुनते थे कि कांग्रेस बीजेपी के लोग शराब की बोतल चुनाव से हफ्ते भर पहले शुरू कर देते थे बांटनी, पैसे बांटते थे। हमने ना शराब बांटी ना पैसा बांटा। आपने हमारी जुबान पर भरोसा किया, अरविंद केजरीवाल के बातों पर विश्वास किया, और हमने वायदा किया आपके विश्वास पे आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ी रहेगी। इसीलिए सारे काम कर पा रहे हैं। हम लोगों ने तो संकल्प लिया है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए समान अवसर हो, सबको सम्मान का जीवन मिले, और सरकारों को महसूस होना चाहिए कि आप अगर हो तो जनता की वजह से हो, जनता के लिए काम आपको करना पड़ेगा, वरना अगली बार वोट मिलने वाली नहीं है। आप लोग तय कर लो, जो भी नेता आपकी वोट लेने के बाद सत्ता में आए और आपको फिर आपके लिए काम ना करे, अगली बार ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाओ, तब आपकी वोट की कीमत बनेगी।
एक दुख की बात है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जिसकी वजह से मेरा मन बड़ा दुखी रहता है। उसका कारण यह है, अभी आपने देखा होगा 15 मार्च को पाली के अंदर, राजस्थान के अंदर एक कोविड हेल्थ वर्कर जितेंद्र मेघवाल, वो बड़ा खूबसूरत नौजवान था, मूंछें रखता था। केवल उसकी हत्या इसने कर दी कि ये दलित होकर मूंछें रखता इतना खूबसूरत क्यों दिखता है। जब उस पर केस दर्ज हुआ और मुलजिम अरेस्ट हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेट किया, तो उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैंने जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए की है क्योंकि ये दलित होकर इतना खूबसूरत लगता है, इतनी मूंछें क्यों रखता है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या भारत के ऊपर हमारा हक नहीं है? क्या आप केवल इसलिए हत्या कर दोगे क्योंकि हम दलित समाज से हैं? हम घोड़ी पे शादी बारात निकालते तो आप बारात को के ऊपर हमला करते हो। कौन से देश में रहने, कैसा भारत बनाना चाहते हो? क्या स्वतंत्रता सेनानी और भारत के संविधान निर्माता ऐसी भारत की कल्पना करते थे? ये सब बंद होना चाहिए। आपको याद होगा पीछे भी चुनाव के दौरान जनवरी की घटना है, उत्तराखंड के चंपावत में एक भोजन माता थी जो स्कूल के अंदर मिड डे मील बनाती थी। पहले दिन बच्चों ने जैसे ही वो उसका चयन हुआ, उसने खाना बनाया, सब बच्चों ने खाना खा लिया। अगले दिन बच्चों को किसी ने बताया कि ये तो दलित महिला है, आधे बच्चों ने खाना नहीं खाया। और तीसरे दिन सभी बच्चों ने उस दलित भोजन माता के हाथ के खाने को खाने से इनकार कर दिया और वहां की सरकार ने उस भोजन माता को नौकरी से निकाल दिया। मतलब जिन लोगों ने जातिगत ये जहर घोलने की कोशिश की, उन पे मुकदमा बनाने की बजाय भोजन माता को ही नौकरी छीन ली। ये तो नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके बीच पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं वो मानसिक बीमार हैं। मैं ऐसे मानसिक बीमार लोगों से पूछना चाहता हूं, खेतों के अंदर अन्न उगाने का काम कौन करता है? यही दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग करते हैं। तो क्या आप उनके हाथ के उगाए हुए अन्न को खाना बंद कर दोगे? कपास से धागा, धागे से कपड़ा कौन बुनता है? ये दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग बनते हैं। तो क्या आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? आप जो जूते और चप्पल पहनते हैं, इसे हमारे समाज के लोग बनाते हैं। क्या आप जूते चप्पल पहनना बंद करके नंगे पैर रहोगे? जिन मकानों में आप रहते हैं, जिन रोड पे आप चलते हैं, जिन बिल्डिंगों में आप जाते हैं, जिन स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं, ये सारी की सारी इमारतें, ये सारे फ्लाईओवर, ये फुटओवर ब्रिज, ये सारे रोड हमारे समाज के मजदूर लोग अपने खून पसीने से इसको बनाकर तैयार करते हैं। क्या फिर में जाना बंद कर दोगे? ऐसे नहीं चलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। आप भारत को मजबूत करने की बजाय भारत को कमजोर कर रहे हो। जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हो। इंसान इंसान के अंदर भेद पैदा कर रहे हो। अमेरिका में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, स्पेन में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर कहीं जाति नहीं है। ये जाति केवल भारत के अंदर है और जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है। और चूंकि जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, इसलिए अगर आप उत्पीड़न से बचना चाहते हो तो जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। हम लोग खुद अपनी तरफ भी तो देखें। हम ये उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर हमारे साथ जातिवाद ना करें, लेकिन क्या हम जितने दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, क्या हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? क्या हम आपस में जातिवाद नहीं करते? क्या आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते? क्या एक जाति अपनी दूसरे को छोटा नहीं समझती? जब आप लिखोगे दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट जाटव, दी ग्रेट वाल्मीकि, इसका मतलब आप उसी जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हो जिस जाति व्यवस्था की वजह से हजारों साल तक आपने गुलामी छोड़ी। तो अगर इस गुलामी से बचना चाहते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बीमारी को बहुत बारीकी से समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने खुद 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का धम्म की दीक्षा ली। और बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है, वो जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसमें सबके कल्याण की भावना है, जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, प्रज्ञा है, शील है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सम्मान के साथ जिए, सम्मान के साथ पढ़े? इसके लिए अब आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने अंदर के जातिवाद को बंद करो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू करो।
वरना अगर आप अपनी अपनी जातियों में ही रिश्ता करोगे तो याद रखना, आने वाले समय में हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जातिवाद को बढ़ावा हमारे अपने लोगों ने भी दिया है। और लास्ट चलने से पहले एक बात और कह दूं जो मेरे दिल का दर्द है, और मैं मेरे साथी दिलीप भाई उनको भी मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि वो भी इसमें प्रयास करें और मैं भी प्रयास करूंगा। आज एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लगातार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जो मैंने पूरी स्टडी करके डाटा निकाला है, पूरे देश के अंदर 1.5 लाख से 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो रही है? नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है? नहीं। तो फिर सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए, तो फिर बंद क्यों हो रहे हैं? बोलते नहीं। इसको कभी साजिश को समझो। ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों आई? पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो, 9वीं में एग्जाम लो और जो एग्जाम में फेल हो जाए स्कूल से निकाल दो। यानी नो डिटेंशन पॉलिसी में पहली से 8वीं तक बिना पेपर दिए, बिना कुछ सीखे ऐसे ही पास कर दो। बच्चे को कुछ आता ही नहीं, 9वीं में एग्जाम देता है, कुछ आता है नहीं, फेल होता है स्कूल से बाहर। हमने उस पॉलिसी को खत्म करने के लिए मेहनत की और आज मुझे खुशी है वो पॉलिसी बंद हुई, लेकिन उसका नुकसान इतना हुआ, इस बीच बहुत सारे हमारे बच्चे बेचारे ड्रॉप आउट हो गए। और ज़्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि दिल्ली की सरकार तो आपकी अपनी सरकार है जिसने लगभग 25% अपने टोटल बजट का खर्च करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, सरकारी हेल्थ सर्विस को सुधार दिया 13% बजट देकर। लेकिन दिल्ली छोटी सी है, पूरा देश बहुत बड़ा है। पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट रही है और सरकारी स्कूलों का स्तर ऐसा है जहां 100 टीचर चाहिए वहां 20 टीचर है। उन स्कूलों का स्तर ऐसा हो गया है, वहां स्कूल में पढ़ के बच्चा कोई कामयाब नहीं हो सकता, केवल और केवल मजदूर बनेगा। और जो मजदूर बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। तो हमारे लोगों को गुलाम बनाने की एक साजिश रची गई है जिसका हमें जवाब देना होगा। और एक और इससे भी बढ़ के खतरनाक बात यह है, चलो किसी तरीके से माँ बाप ने मेहनत की, इधर उधर से जैसे तैसे कोशिश की, बच्चे ने भी मेहनत की, बच्चा मेहनत करके 12वीं कर गया, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है। आजकल एग्जाम ऐसे डिजाइन होता है, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है। बिना कोचिंग के बच्चे सफल नहीं हो पाते। तो दिल्ली में तो हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के युवाओं के लिए उनके तरक्की का रास्ता खोल दिया। आज आप डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर बने, IAS IPS बनना चाहते तो वो बने। आपकी पूरी कोचिंग का खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है, और वो भी किसी भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो, सबका खर्चा बिना किसी भेदभाव, बिना पक्षपात के दिल्ली की सरकार उठा रही है। लेकिन यहाँ तक तो मन खुश है कि हमने इतना तो कर दिया, एक काम अभी बाकी है। अगर इस कोचिंग को लेकर कोई बच्चा IIT में सेलेक्ट हो जाए, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाए, मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए, BArc में सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 2,10,000 रुपया महीना है। एक 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है, 4 साल की केवल फीस का खर्चा 8,40,000। उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, उसकी किताबों का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ ले तो एक बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए एक माँ बाप को लगभग 12 लाख रुपया चाहिए। किसी भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो, मेरा ये मानना, मेरी अपनी स्टडी है, देश के 95% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के 12 लाख का खर्चा नहीं उठा सकते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। और अनुसूचित जाति जनजाति के तो 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की इंजीनियरिंग का 12 लाख का खर्चा नहीं उठा सकते। बच्चा सेलेक्ट होगा, एडमिशन होगा, लेकिन पैसा ना दे पाने की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो रहा है। कितना शर्मनाक है ये। मतलब बच्चा मेहनत भी करके बेचारा पास भी हो रहा है, अब उस पर इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों को उसके माँ बाप पढ़ा सके। इसके ऊपर हमें काम करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ, जो सरकार अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार अपने बच्चों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार अपने बच्चों को सम्मानजनक जीवन ना दे पाए, ऐसी सरकारों को देश में बने रहने का कोई हक नहीं है। आपने दिल्ली से शुरुआत की है, अब पूरे देश में जहाँ भी आपका संपर्क है, पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने का समय आ गया है जहाँ ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके सबको सम्मान का जीवन मिले। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा।
मैं पुनः इस अवसर पर बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। आपने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया। लगातार हर घंटे में कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जब पहले यहाँ डायरेक्ट निकला तो पता चला कोई है नहीं। पता कल के लिए मैं आपको एक इनवाइट कर दूंगा। एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होने जा रहा है 2 बजे से 5 बजे तक। माननीय मुख्यमंत्री उसके मुख्य अतिथि होंगे और गरिमा में उपस्थिति उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे, हमारे सारे विधायक साथी होंगे। आप लोग भी आइए। इंटरनेशनल लेवल का उसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, आप खुश हो जाएंगे कि कोई शानदार प्रोग्राम हुआ है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कल प्रयागराज स्टेडियम, आप 2 बजे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपकी जितनी भी